आदाब, नमस्कार नाजरीन। खैर मकदम आपका प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के एक नए शुमारे में मैं हूँ मुस्तहसन रिजवी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के तहत हमारा मकसद होता है कि हम आपको इल्म के, तालीम के मुख्तलिफ़ शोबों से आपको रूबरू कराएँ, उनका तारुफ़ आप तक लेकर आएँ और उसमें निकलने वाली रोज़गार की नई राहों की तलाश करें। आज जिस मौजू के तहत हम बात करेंगे वो है माहौलियात यानी इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के शोबे में रोज़गार के क्या मौक़े हैं और ये फ़ील्ड कैसी है, इसमें क्या कुछ है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में 2-3 ख़ास मेहमान आए हैं। आइए आपसे उनका तारुफ़ कराते हैं। प्रोफेसर अनिल हरिताश, आप इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से हैं। बहुत बहुत खैर मक़दम है सर आपका इस प्रोग्राम में। और हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर नीतू रानी, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट IP यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत खैर मक़दम है मैडम आपका। और हमारी तीसरी बेहद ख़ास मेहमान डॉक्टर हेमलता, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत खैर मक़दम है प्रोग्राम में। इससे पहले कि इस मौजू पर गुफ्तगू की शुरुआत करें, आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट और जानते हैं इस फील्ड के बारे में। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एक ऐसा इल्म है जो ज़मीन, फ़ज़ा, पानी और तमाम जानदारों के बाहमी तवाज़ुन को समझने और उसे महफूज रखने में हमारी रहनुमाई करता है। ये शोबा फितरत के बुनियादी उसूलों, माहौलियाती तब्दीलियों, आलूदगी के असरात और पायदार तरक्की यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नज़रियात पर मबनी है। इसके 2 अहम पहलू हैं। एनवायरमेंटल साइंस जो कुदरती अवामिल और माहौल के बाहमी ताल्लुकात को समझती हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो साइंसी इल्म को अमली तौर पर इस्तेमाल करते हुए माहौल को बेहतर और महफूज बनाने के हल पेश करती है। इन्हीं उलूम की बदौलत आज इंसान ने फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने, पानी को साफ करने, कचरे को काबिले इस्तेमाल बनाने और काबिले तजदीद तवानाई यानी रिन्यूएबल एनर्जी के ज़राए को फ़रोग़ देने में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। एनवायरमेंटल साइंस ने हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को गहराई से मुतासिर किया है। साफ पानी की फराहमी, इको फ्रेंडली इमारतों की तामीर, स्मार्ट शहरों का क़याम और तवानाई के पायदार ज़राए, ये सब इसी इल्म और इंजीनियरिंग की देन है। तो नाज़रीन, ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आप जान गए होंगे कि हम किस मौजू के तहत और क्या बात करने वाले हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर अनिल, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि हमारे नाज़रीन को मुख्तसर यानी संक्षेप में बताइए कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके के मुतालिक बताइए, और एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ये क्या चीज़ है। जी। पर्यावरण का अर्थ है हमारा परिवेश, हमारे चारों तरफ उपस्थित चीज़ें। अगर हम इसको मोटे मोटे तौर पर देखें तो जितना भी इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कुदरत की अलग अलग चीज़ें जो हमारे चारों ओर हैं, वो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। इसमें कुछ चीज़ें लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग हैं, उनको हम जैविक और अजैविक बोल देते हैं। जैविक चीज़ों में हमारे चारों ओर प्रेजेंट अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं। और जो अजैविक चीज़ें हैं उसमें मिट्टी है, पानी है, हवा है। ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं इनका आपस में संबंध है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इनका ट्रांसफ़र होता रहता है। सो इकोलॉजी में भी जैविक और अजैविक घटक आपस में क्रिया करते रहते हैं। हमारा जब एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो हमारा स्कोप सिर्फ इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट तक सीमित नहीं है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें सामाजिक पर्यावरण हमारा जो चारों तरफ है
वो भी उसी का हिस्सा है। सामाजिक पर्यावरण में हमारे चारों तरफ किस तरह के समाज का निर्माण हो रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उनके चारों ओर फैसिलिटीज़ कैसी हैं और उस जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। इसीलिए जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट बन जाता है। और जहां हम समाज की बात कर रहे थे, जैसे कि मैडम हेमलता स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हैं, तो यहाँ हम ह्यूमन बिहेवियर को भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मोटा मोटा पर्यावरण में जो भी चीज़ें जिनसे हम सीधे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं वो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ब्रॉडली हम कहें कि सामाजिक पर्यावरण एक हिस्सा है, इकोनॉमिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग दूसरा हिस्सा है और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट तीसरा हिस्सा है। सर, ये इन्वायरमेंटल साइंस की जो मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं सर, इसके मुतालिक बताइए हमारे नाजरीन को। देखिए, एनवायरमेंटल साइंस जब हम विज्ञान की बात करते हैं जी जी, तो एनवायरमेंटल साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसे हम एक दायरे में सीमित नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम कुदरत के जो भी अलग अलग चीज़ें चारों ओर हैं उनका एक संतुलन बनाए रखने के लिए एनवायरमेंटल साइंस का अध्ययन ज़्यादा करते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं एनवायरमेंटल साइंस में, उसमें हम जो हमारे पुराने बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जो भी मौसम संबंधित हम पूर्वानुमान लगाते हैं उसमें सिमुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर हम बात करें ग्रहों के एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट की, तो उसमें मैथमेटिकल इनपुट बहुत ज़्यादा होती है, मैथमेटिक्स का पार्ट है। जहाँ हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की, वहाँ माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है। जहाँ हम बात करते हैं नई फसलों की, उनकी नई किस्मों की, नए बीजों की, वहाँ बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा पार्ट है। जहाँ हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, बॉटनी का बड़ा पार्ट है। जहाँ अलग अलग जीवों की बात करते हैं, उनके आपस की इंटरेक्शन की बात करते हैं, वहाँ जूलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है। और आजकल ये सब साइंस रिलेटेड चीज़ें हमें पता है, लेकिन फिर भी पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा आचार, हमारा व्यवहार पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव नहीं है। तो एक बिहेवियरल साइंस भी इससे जुड़ जाती है एनवायरनमेंट से। तो हम मोटा मोटा कहें एनवायरमेंटल साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें हर सब्जेक्ट का, हर पहलू का अपना योगदान है। और इन सभी साइंसेज का, सभी सब्जेक्ट्स का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है एनवायरमेंटल क्वालिटी के लिए, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। सो एनवायरमेंटल साइंस वो पार्ट है। और अब हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके एप्लीकेशन के थ्रू जो हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, जहाँ सॉल्यूशन पार्ट आ जाता है, वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। जी जी। तो अब अगला सवाल अगर हम लें मैडम नीतू रानी आपसे, कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एक तो बात हो गई एनवायरमेंटल साइंस की, अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। तो ये साइंस का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये रिसर्च और इनोवेशन का काम जो होता है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कहाँ तक एनवायरनमेंट को के लिए वो करता है? अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रोल की बात करेंगे तो अभी जिस तरह का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस फील्ड में हो रहा है, जैसे कि अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट लें, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सो एनवायरमेंटल इंजीनियर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनवायरमेंटल ट्रीटमेंट प्लांट इंजीनियरिंग। इसके बाद अगर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, अभी आप देखिए वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग्स का कंट्रीब्यूशन है और इंडिया उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो हमारे बहुत वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एनवायरमेंटल इंजीनियर्स को हायर किया जाता है और वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उसमें कर रहे हैं। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट होता है, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है। हाँ, ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोजेक्ट हैं वो आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं ना। वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए आप जो बात करते हैं, इंडस्ट्री से जो वेस्ट जनरेट होता है या लिक्विड वेस्ट जितना भी जनरेट होता है, वो आप एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करते हैं। उसके लिए एनवायरमेंटल
इंजीनियर्स अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अभी हमारी कंट्री में बहुत सारे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एनवायरमेंटल इंजीनियर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अभी आगे फर्दर, क्योंकि हम इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तार से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं और डिफरेंट फील्ड्स में काम हो रहा है। अब अगला सवाल मैडम हेमलता आपसे, अभी सर ने कहा, अनिल सर ने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर की बात होती है, ह्यूमन इकोलॉजी की बात होती है, तो ये ह्यूमन इकोलॉजी क्या है? ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन इकोलॉजी, ये मोटा मोटा में मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इट इज़ द ओवरऑल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड environment, where we would be trying to understand it in a very systematic way. So that is but then when we are trying to understand in a systematic way, we need to understand the intricate relationship between each and every component which is present in the studied environment or the system, which is called it as human ecology. So isko I think if I try to explain it a little bit further, when we talk about this, एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ह्यूमन बीइंग्स और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है बहुत जगह में। जैसे कि आप एलिफेंट और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट मान के जाओ, या ह्यूमन बीइंग्स जैसे कि जनजातीय कम्युनिटी एंड say wild animals including tigers. Say when an area has been announced as a national park or reserve forest area, then government also provides lots of restrictions. So there we try to understand different sets of relationship, not only from the point of view of environment, which consists of living, non-living and other materials, but we also try to look at from the point of view of policy available in that particular area, whether it's a national park or reserve forest area, and then how it has been sort of govern it, whether this governance is kind of giving a positive impact or negative impact, is something which we try to understand it in the human ecological study. While trying to understand human ecology, we don't want to say that it is anthropocentric in nature. Means कि human को जरूरी मान के सेंटर में रख के हम नहीं डिस्कस करना चाह रही है। हम सारे एनिमल, जनजातियाँ टोटलिटी में देखना चाह रहे हैं। यस, पूरा टोटलिटी में इन अ होलिस्टिक मैनर हम इसको डिस्कस करके इसमें क्या कर सकते हैं, एंड देन प्रोबेबली वी कैन फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। हाँ, उसके बाद हम उनके जो रिश्ते हैं, जो एक जंगल है, अभी हम इन्वायरमेंट की, माहौलियात की बात कर रहे हैं, एक जंगल है, वहाँ जानवर रहते हैं, वहीं इंसान भी रहते हैं, तो उनका जो आपसी रिश्ता है उसको मेंटेन करके रखना, एक बैलेंस बना के रखना, ये सारी चीज़ें हैं। अब सर अनिल सर, आपसे ये सवाल कि ये तो एक फील्ड है इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें रोज़गार के क्या क्या मौके हैं? देखिए सर, जहाँ हमने एनवायरनमेंट की बात की है, एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात की है, और बाकी एक्सपर्ट्स ने जिक्र किया, वाटर ट्रीटमेंट एक छोटा सा हिस्सा है जो हम लेके चलें। पानी की हम सबको ज़रूरत है, और साफ़ स्वच्छ पानी जो बीमारियां ना करे, उसकी हर व्यक्ति को ज़रूरत है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, पानी की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसा साफ़ सुथरा पानी हमें जो पिला दे, ऐसे एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की कमी है। जहाँ हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे सभी शहरों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो भलसवा, ओखला और गाजीपुर लैंडफिल, दे रीच टू देयर कैपेसिटी, रादर कैपेसिटी से ज़्यादा वेस्ट वो होल्ड करके रखा है। अभी लैंडफिल माइनिंग शुरू की है। लैंडफिल माइनिंग में हम जितना भी यूजफुल मटेरियल है उसे निकाल लेते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, लेदर है और अलग अलग कूड़ा है, उसको हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेज के जला देते हैं, जिससे बिजली बनाई जाती है। तो ऐसे टेक्निकल नो हाउ जानने वाले लोगों की बड़ी कमी है। जहाँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, गंगा और यमुना की सफाई हमारी प्रायोरिटी है, और हम वर्षों से विश्व बैंक के लोन के बावजूद उन्हें अभी तक उस
गुणवत्ता तक, उस क्वालिटी तक नहीं ले जा पाए हैं जो हम चाहते हैं। तो यहाँ उन लोगों की कमी है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब जैसे इस सर्दियाँ शुरू हुई हैं, दिल्ली में वायु की गुणवत्ता प्रभावित हुई है और ग्रैब के ऑर्डर भी लागू हो गए हैं। और ऐसे में एयर पोल्यूशन में बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमें ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है जो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी जी। जिस तरह से माहौल में आलूदगी फैल रही है और उसको दूर करने के लिए सर ने भी कहा कि एक ताज़ा स्वच्छ पानी, साफ़ पानी अगर कोई पिला दे, ऐसे इंजीनियर्स की और ऐसे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। मैडम नीतू रानी, आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि कोर्सेज़ क्या क्या होते हैं अगर कोई इन्वायरमेंटल साइंस में या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कोर्सेज़ क्या क्या होते हैं? कि एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में हमारे बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं और रिसर्च प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स पीएचडी में अपने आप को एनरोल करते हैं। सो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर स्टूडेंट्स बीएससी करना चाहते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल साइंसेज एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें वो अपना 3 इयर्स बीएससी प्रोग्राम कर सकते हैं। और आजकल NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपका 4 ईयर रिसर्च प्रोग्राम भी चल रहा है। सो बीएससी एनवायरमेंटल साइंसेज इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम। इसके बाद मास्टर्स में अगर आप देखें तो एनवायरमेंटल साइंसेज, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, 3 हमारे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हैं जो हम लोग लार्ज स्केल पे अपनी कंट्री में जिनको हम कंडक्ट करते हैं प्रोग्राम्स। करने के बाद मैडम 12th जी करने के बाद अगर कोई बच्चा आता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए उसके पास? 12th करने के बाद देखिए 2 तरह से एनवायरनमेंट साइंस में एनरोल कर सकते हैं कि बीएससी एनवायरनमेंट साइंस करना चाहते हैं या बी एनवायरमेंटल स्टडी साइंसेस करना चाहते हैं। अगर आपको बीएससी एनवायरमेंटल साइंसेस में एनरोल करना है तो उसके लिए आपको 12th एलिजिबिलिटी जो है वो साइंस का है, साइंस होना चाहिए। और बी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए साइंस और आर्ट्स और बाकी फील्ड के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोनों के लिए ही ओपन है, बीए एनवायरमेंटल स्टडीज़, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें कि 12th स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड and 12 students from other backgrounds can also join for BA environmental studies के अलावा program. बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग में बीटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के भी बहुत वाइडर स्कोप हैं जिसमें आपका 12th एक्चुअली एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी आपको बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द कोर्सेज यूनिवर्सिटी आर होल्डिंग। अभी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 357 कॉलेजेस हैं जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम रन कर रहे हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्सेज़ के हिसाब से है। अगर आपको इंजीनियरिंग में ज्वाइन करना है तो 12th में साइंस बैकग्राउंड ज़रूरी है, मैथमेटिक्स ज़रूरी है, और आपको एनवायरमेंटल साइंस में जाना है बीए प्रोग्राम करने के लिए तो आपके पास आर्ट्स और कॉमर्स फील्ड भी हो सकता है। अच्छा, ये एक बहुत दिलचस्प बात रही कि एनवायरमेंटल साइंस की इस फील्ड में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो कि साइंस के अलावा आर्ट्स के बच्चे भी उसमें जा सकते हैं। ये एक बड़ी अहम मालूमात है, बहुत अहम जानकारी है। अब अगला सवाल मैडम हेमलता आपसे ये कि जो ह्यूमन इकोलॉजी है इसका इम्पैक्ट कितना है, मतलब जो 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 फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, तो उसके अभी असरात कितने दिखाई दिए हैं उसका? हम लोग जैसे ह्यूमन इकोलॉजी बोल रही है, इसको डिफरेंट तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अभी के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग ने एक MA प्रोग्राम शुरू की है। ये 2009 से शुरू की है एंड वी हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस 14 बैचेस ऑफ MA ग्रेजुएट्स। तो उसका प्रोग्राम का नाम है MA इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अच्छा। और एक PhD प्रोग्राम है, इसका नाम है PhD प्रोग्राम इन ह्यूमन इकोलॉजी। तो पर्टिकुलरली जो MA इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा जितना कोर्सेस है वो इंटरडिसिप्लिनरी रहे। जो अभी आपने प्रोफेसर नीतू से पूछा था कि जो एलिजिबिलिटी बैकग्राउंड बोलते हैं, तो इसमें हम MA रखते हैं बट वी टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ साइंस एंड आर्ट्स व्हेन दे वांट टू जॉइन MA इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इस MA इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में
I think with the coming up of NEP 2020 एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, वो एम्फेसिस दिया हुआ है। एंड स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी में हम इसका ज़रूरत पहले से जान के हम लोग ने इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क को यूज़ किया हुआ है। जैसे कि कोई भी ऐसे अब प्रॉब्लम हो, इन्वायरमेंटल नेचुरल रिसोर्स प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का हम बात कर रही है, इसमें यमुना क्लीनिंग का बात करें तो मेजर क्लीनिंग का एक्टिविटीज़ होता है, उसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का मेजर रोल होता है फॉर मेकिंग दिस यमुना क्लीनिंग एक्टिविटी सक्सेसफुल। बट इसको सक्सेसफुल करने के लिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आसपास का जो गांव है, रेसिडेंट है, जो लोगों का कल्चर है, हाँ, इसको कैसे हम समझ ले, इसको समझने की बात, तो ये दोनों चीज़ें मिला के वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेनी एरियाज। इसी में हमारे इस प्रोग्राम में हम लोग GIS की मदद से, इकोलॉजी लैब की मदद से, हमारे फील्ड साइट्स होता है डिफरेंट जगह में, दिल्ली की जगह में बच्चों के साथ लेके फील्ड वर्क करते हैं, ताकि हम बुक्स में पढ़ाते हैं उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ये है, ये ऐसे होता है, प्रॉब्लम्स ये मैडम हेमलता, हाँ। अगला सवाल ये आपसे, कितनी सीट्स हैं आपके यहाँ? हमारे अभी के लिए टोटल MA में 53 सीट्स है। तो उसमें हम कोई भी डिसिप्लिन का, साइंस और आर्ट्स का ले लेते हैं एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड ऑल। तो नाजरीन, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे हाँ जो कि देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे इस फील्ड के बारे में। एक मिसकंसेप्शन होता है, एक दिमाग में एक प्रिजम्पशन होता है कि इन्वायरमेंटल साइंस या इंजीनियरिंग या इस फील्ड में सिर्फ साइंस साइड के ही बच्चे आ सकते हैं। अब ये बात ज़ाहिर हो गई कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ साइंस के अलावा आर्ट्स के बच्चों की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो आ सकते हैं, उनकी ही ज़रूरत है। अब सवाल का रुख अनिल सर की तरफ, वो ये कि सर कौन कौन से पोजीशंस होते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं बच्चे? अगर कोई मान लीजिए डिग्री या PhD करके आता है तो वो कहाँ से शुरुआत करते हैं अपने काम धाम की? सर मुझे लगा आप शायद रोज़गार की बातें जी बारे में जानना चाहते हैं। रोज़गार की बात है जी। रोज़गार की बात करें तो क्योंकि पर्यावरण एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, अभी एनवायरनमेंट स्पेसिफिक हमारे 3-4 मंत्रालय हैं जी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी है, जो सीधे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है। और यहाँ एनवायरमेंटल ग्रेजुएट्स और एनवायरमेंटल पोस्ट ग्रेजुएट्स या डॉक्टरल साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मिनिस्ट्रीज़ में हमारे पास अलग अलग पोस्ट हैं। ये पोस्ट शुरुआत में केमिस्ट से शुरू होके साइंटिस्ट तक जा सकती हैं। साइंटिस्ट में देयर आर डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल हैं, और ये एडवाइज़र, डायरेक्टर लेवल तक मिनिस्ट्रीज़ में बहुत सारी पोस्ट हैं। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, जिन छात्रों का शोध में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। CSIR की जितनी भी लैब्स हैं, उन सभी में आजकल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्पेसिफिक लैब्स या स्पेसिफिक सेंटर्स हैं। वहाँ इन सब लोगों के लिए रोज़गार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। अगर हम PSUs की बात करें, NTPC है, NHPC है, गेल है, ONGC है, और भी जितने भी हमारे PSUs हैं, इनमें एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट रहती है और हर साल एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की भर्ती भी की जाती है। पहले इसमें दूसरे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट भी आ सकते थे, लेकिन अभी क्या है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है। और इसके लिए जो इंजीनियरिंग के बाद ग्रेजुएट लेवल है, गेट एग्ज़ाम है, गेट एग्ज़ाम स्पेशली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी होल्ड किया जाता है। तो बहुत सारी PSUs ने ये कंडीशन डाल दी है कि जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में गेट क्वालिफाई करेगा, उन्हीं को एज एनवायरमेंटल इंजीनियर वो रखेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि PSUs हैं उनकी अपनी रेपुटेशन है, साथ में जो पोजीशन एनवायरमेंटल इंजीनियर्स ऑक्यूपाई करते हैं वो पोजीशंस वेल पेइंग है, बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। और सिर्फ तनख्वाह एक चीज़ नहीं है, वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ऐसी जगह पे रह के, बहुत ज़्यादा सुधार ला सकते हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता में, समाज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जहाँ हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की, टीचिंग एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, एक बड़ा ऑप्शन है। तो आजकल जहाँ हमने पर्यावरण विज्ञान 90 के दशक में, 1990 के अराउंड
जहाँ हमने ये शुरू किया था कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे, आज वो स्कूल लेवल पे पहुँच गया है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्पेशल चैप्टर्स या एज ए सब्जेक्ट मुझे लगता है तीसरी या चौथी कक्षा से, तीसरी या थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड से शुरू हो जाते हैं सभी स्कूलों में। जहाँ हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ा रहे हैं बीटेक और एमटेक में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स आजकल 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में भी पढ़ाए जाते हैं। तो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, इनमें टीचिंग रिलेटेड देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारी ज़रूरत है। रादर मैं ये कहूँगा कि हम एनवायरनमेंट के स्पेशलिस्ट, चाहे वो एनवायरमेंटल साइंस से हैं या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से हैं, ह्यूमन इकोलॉजी से हैं, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से हैं, ऐसे लोगों की कमी है। और इसी वजह से शायद हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो ये भी उम्मीद करूंगा कि जो भी स्टूडेंट इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो एज पर देयर इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट सपोज केमिस्ट्री में है तो ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट में आने के बाद केमिस्ट्री का शौक छूट जाएगा, क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पार्ट है। सर ये साइंस ही मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो अब इसी पे बात हो रही थी। सर एक सवाल जो मैं हर बार पूछता हूँ कि बीटेक एमटेक या रिसर्च करते हैं लोग, ये तो ऊपर के लेवल हो गए सर, अगर कोई नीचे के लेवल से, जैसे कहते हैं ना टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट जी, ऐसा कोई पोजीशन होता है क्या 12th के बाद या कि कोई ग्रेजुएशन के बाद, ऐसा कुछ? सर देखिए, हमारे दिल्ली सरकार में डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में पहले भी डिप्लोमा रहता था पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। इनमें मोटा मोटा जो कोर्स कंटेंट था वो सिमिलर था। और ऐसे लोग डिप्लोमा के बाद एज एनवायरमेंटल इंजीनियर जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में भी लगे हुए हैं और कार्यरत है और काम कर रहे हैं। टेक्निकल असिस्टेंट जैसे यूनिवर्सिटीज़ में है, रिसर्च लैब्स में है, बहुत सारे लोग हैं जो डिप्लोमा के बाद एज टेक्निकल असिस्टेंट इन यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं। और ये टेक्निकल असिस्टेंटशिप बहुत पहले से चली आ रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम नई शुरुआत कर रहे हैं। इसमें यहाँ क्योंकि वो पद हैं लेकिन समय के साथ ज़रूरतें बदली हैं और ज़्यादा रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। तो अभी क्या है कि ऐसे टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेट कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस करा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं जहाँ एनवायरनमेंट स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, जिसकी वजह से हाँ सर ये शुरुआत से ही अगर एक स्टूडेंट को, आज जैसे भी बात हुई कि क्लास 7th 8th से ही ये चीज़ें पढ़ाई जाने लगती हैं और उनमें इंटरेस्ट बनता जाता है और जिनमें बनता है वो इस फील्ड में आते हैं। मैडम डॉक्टर नीतू रानी, एक सवाल ये आपसे करना चाह रहा था, ये सवाल मेरे मन में था कि मैं आपसे पूछूं कि ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? ये एक सवाल है जो कि मैं खुद भी जानना चाह रहा था। प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं उससे पहले शायद इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। जी, एक्चुअली किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है या कोई भी किसी भी सेक्टर में किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, शुरू करने के बाद, तो दोनों तरह के इम्पैक्ट्स को स्टडी करने के लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें बेसिकली हम जो है किसी भी प्रोजेक्ट का एक बेसलाइन डाटा तैयार कर सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा, और उसको पोस्ट मॉनिटर भी किया जाता है कि किस तरह से वो हमें एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट करेगा और हमारी इकोनॉमी को भी बेनिफिट करेगा। तो ये दोनों तरह की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। किसी तरह का सोशल, इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल हार्म किसी प्रोजेक्ट से नहीं हो रहा है, ये सब प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। तो कोई भी इवेलुएशन के बेस पर ही उसको स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना। तो ये तो बात हो गई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, जहां हम माहौलियात और किसी प्रोजेक्ट को लगाने और उससे होने वाले जो असरात हैं उसको पहले असेस कर लेते हैं कि आया इससे हमें ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, और अगर इससे कुछ नुकसान पहुंच भी जाता है तो उसको किस तरह से काबू में रखा जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अगला सवाल ओइनम हिमलता मैडम से कि ह्यूमन इकोलॉजी में इतनी सारी चीज़ें आपने कोर्स के बारे में बताया,
और आपने बताया कि किस तरह से पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं हम, और क्या क्या कुछ वेरियस एस्पेक्ट्स हैं इसके, और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जिनको हम कहें कि ये ह्यूमन इकोलॉजी से हमारे इन्वायरमेंट को फ़ायदा देती है। अच्छा, ओके। सो अभी के जो हमारे कोर्सेज के हिसाब से और जो एग्जिस्टिंग एमए के हिसाब से, क्योंकि पीएचडी में तो इंडिविजुअल लेवल रिसर्च है, तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी टॉपिक को उठा के उसको एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे पीएचडी लेवल में, ये तो अलग बात हो गया। जी। जो एमए प्रोग्राम में, जो हमारे एमए प्रोग्राम है, ये 2 इयर्स वाला प्रोग्राम है। इसमें हम स्टूडेंट को एक डिप्लोमा भी अलाउ करते हैं। अच्छा। इफ़ इन लोग ने 1 साल का कंप्लीट किया कोर्सेस, उसमें हम कोर कोर्सेस रखते हैं और एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रखते हैं। ये फील्ड बेस्ड स्टडी होता है कि आप बाहर उसकी जाके लोगों डिफरेंट से ब्रांचेस के बारे में बता सकती हैं, जो आपके एमए कोर्स है उसमें और क्या क्या करिकुलम में क्या क्या रखते हैं? अच्छा, उस करिकुलम में हम देखा जाए तो एक देखेंगे तो आप एक सोशल साइंस का कंपोनेंट देखेंगे, एक इकोलॉजी का कंपोनेंट देखेंगे, एक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का कंपोनेंट देखेंगे। अच्छा। जैसे सोशल साइंस वाला है, इसमें हम एज एन एग्जांपल इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है, बिकॉज हम इन्वायरमेंटल जो आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वायरमेंटल हिस्ट्री जानना जरूरी है। और इस इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में भी हमें ये भी देखना है कि जो इन्वायरमेंटल लॉ है, लॉ, पॉलिसी और गवर्नेंस का जो रेगुलेशन से अच्छा, एग्जिस्टिंग, ये वो क्या पार्ट होता ये है, पार्ट भी रहता है। ये पार्ट भी रहता है, जी, क्योंकि हिस्ट्री भी जानना है हमें, और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होता है वो भी देखना होता है, और उसमें जो लॉ, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का पार्ट है वो भी देखना है। ये सोशल साइंस का पार्ट है। हम इकोलॉजी की पार्ट देखें तो इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होंगे, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट होंगे, जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स होंगे, जो मैम ने अभी बताया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होंगे, ये सारे इकोलॉजी का कंपोनेंट आ जाएंगे। और दूसरा जो मैनेजमेंट है उसमें हम देखेंगे कि जो जीआईएस का पार्ट है वो आएंगे, जैसे पब्लिक हेल्थ का पार्ट है वो मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। ऐसे ही हम लोग ने अलग अलग बास्केट का कोर्सेस रखा हुआ है, ताकि कल को स्टूडेंट्स किसी स्ट्रीम में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, ताकि जो सोशल साइंस वाला है इनकी अपना करियर के हिसाब से किस दिशा में जाना चाह रही है, तो वो इलेक्टिव्स में चूज करके अपना जो डिग्री है वो बना सकते हैं। हाँ, अभी बात हो रही है इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ताल्लुक से। अनिल सर, आपसे सवाल ये कि ये सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से क्या क्या मुराद है? देखिए, जब हम सस्टेनेबिलिटी टर्म की बात करते हैं, जी जी, तो सस्टेनेबिलिटी इज़ यूजिंग द प्रेजेंट डे रिसोर्सेज, जो हमारे पास आज साधन है उनका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि भविष्य में जो बाकी कमिंग जनरेशन्स हैं वो भी उनको इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। ये सस्टेनेबिलिटी है। अच्छा, हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की तो समझते हैं दिस इज़ कन्फाइंड टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ कोर्स एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का या एनवायरमेंटल इंजीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी हम सोसाइटी में भी देखते हैं, इकोनॉमिक्स में भी देखते हैं, रिलेशंस में भी देखते हैं। आप और हम अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो हम कहेंगे हमारा रिश्ता सस्टेनेबल है। सेम वे अगर हम एनवायरनमेंट से अच्छा रिश्ता बना के रखते हैं तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने जी। जब हम सस्टेनेबिलिटी के ये जिक्र कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ें। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को हम आइसोलेशन में अलग रख के नहीं पा सकते, उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सकते। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, हम चाहते हैं कि एक इलाका हरा भरा हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इलाका हरा भरा हो और लोग भूखे रहें। ये तो हो ही नहीं सकता। हम ये भी चाहते हैं कि इलाका हरा भरा रहे, लोगों का पेट भरा रहे और ये लोग खुश भी रहें, इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो। कहते हैं ना एक हैप्पियर एंड हेल्दियर प्लैनेट वाली बात होती है। जी जी जी। जैसे अभी मैडम ने EIA की बात की, आप जिक्र कर रहे थे। EIA में जैसे एनवायरनमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स तीनों पार्ट हैं। किसी जगह पे दिल्ली मेट्रो का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो सभी लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और बड़ा शोर हो रहा है। उस वक्त कंस्ट्रक्शन फेज में तो शोर एक हिस्सा है,
एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स का। लेकिन वो शोर 6 महीने रहा, 1 साल रहा, उसके बाद ट्रैफिक कितना कम हो गया, उस ट्रैफिक की कमी की वजह से एनवायरमेंटल क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हुई है, ये हम शायद नहीं समझ हाँ पाते। सर, एक तरफ तो हमें लग रहा है कि हम डेवलप कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हमारे लिए परेशानियाँ और बढ़ जाती है। अब हम तीनों गेस्ट से बात बड़ी दिलचस्प रही, बड़ी मालूमाती रही, जिसको कहते हैं जानकारी से कामयाबी। बहुत ढेर सारी जानकारी आप नाजरीन के लिए। अब मैडम उधर से शुरू करते हैं, छोटा सा 2-3 वाक्यों में, 2-3 सेंटेंस में मैसेज हमारे सुनने वालों के लिए आप दीजिए इस फील्ड से मुतल्लिक और इन्वायरमेंट से मुतल्लिक। जी देखिए, एनवायरनमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में फ्यूचर बहुत सस्टेनेबल है और बहुत पोटेंशियल भी है, इकोनॉमिकली भी अगर आप देखें तो इस फील्ड में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप एनवायरमेंटल लॉ में जाना चाहते हैं, पॉलिसीज़ में जाना चाहते हैं, है ना। क्लाइमेट एक्शन आजकल बहुत बड़ा हमारा एक चैलेंज है, उसमें भी बहुत सारे एयर क्वालिटी मैनेजर्स कंट्रोल करने के लिए आपको ज़रूरत है। तो अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन फील्ड में भी बहुत सारी हैं, एनवायरनमेंट को मैनेजमेंट करने के लिए भी बहुत सारी हैं, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आप अभी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो इट सेज कि 7% ऑफ द एक्सपेक्टेड ग्रोथ अभी होगी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अब लिए। मैडम अनिल सर से आप चंद शब्दों में अपने मैसेज। सर हम ये कहेंगे कि जिन लोगों का भी पर्यावरण की तरफ इंटरेस्ट है वो बेहिचक पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी, पर्यावरण प्रबंधन, इस तरह के कोर्सेज में दाखिला ले। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो चैलेंजिंग है, आपको फील्ड बेस्ड काम करना पड़ेगा, सिर्फ किताबों तक या दफ्तर के काम तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन ये चैलेंज आप उठाएंगे तो इसमें लर्निंग का स्कोप अनलिमिटेड है, आप हमेशा ताउम्र सीखते रहेंगे और इसमें आप समाज की सेवा हमेशा करते रहेंगे, धरती की सेवा, धरती माँ की सेवा सदा करते रहेंगे। तो सिर्फ ऐसा एक रोजगार को ऐसे ना देखे कि हमें वेतन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, उसमें ये भी देखे कि उस तनख्वाह के साथ आपकी संतुष्टि कितनी हो रही है, हाँ, आप कितने लोगों का भला कर रहे हैं। जी। अब अगला मैसेज मैडम हिमनता, आप कुछ कहें। अच्छा, मेरी तरफ से सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज दिल्ली में रहे हैं, हम इसको ध्यान में रख के अपने हिसाब से, अपने जिस तरीके से जो भी कर सकते, जो हम इसको बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म्स, ताकि हम अपने इसको कम्युनिटी रेजिलिएंट होता है ना, ये करने के लिए सबको अपना अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस टू द एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के वो होने के लिए सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक का शुमारा, जिसमें हम एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के मतलब बात कर रहे थे, उससे जुड़े रोज़गार के मौक़े पर बातचीत कर रहे थे। काफ़ी दिलचस्प, काफ़ी मालूमाती गुफ्तगू रही हमारे 3 ख़ास मेहमानों से। नाज़रीन, हम सभी अपने माहौलियात पर मुकम्मल तौर पर मुनहसर हैं। हम सांस भी लेते हैं तो जाहिर है कि जो हमारे आसपास जो हमारा इन्वायरमेंट है, हम उसके मुताबिक चलते हैं और उसी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी भी है। अगले शुमारे में एक नए उन्वान से, एक नई फील्ड के साथ और कुछ और दूसरे गेस्ट के साथ हम फिर हाज़िर होंगे आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे मुस्तहसन रिजवी और इस प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। Did I really badly or no? I was मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। नादानो, मेरे मुंह के निवालों,
आबशारे कज़ा का कातिल पानी बहुत प्यासा है। हाँ, प्यासा पानी और भूखी ये जादूगरनी। उम्मे खबीस, तुम मेरी तलवार से नहीं, अपने ही हथियार से मारी जाएगी। नहीं सिंबाद, नहीं सिंबाद, नहीं। डीडी क्लासिक्स में देखिए अलिफ लैला प्रतिदिन शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर। बीच पर आपका स्वागत है। शार्क अटैक। हम लहरों के बीच हैं और सुबह तक ये हमें मीलों दूर ले जाएंगे। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके करियर को बेहतर बनाने की कर रहा है लगातार कोशिश। डीडी उर्दू की खास पेशकश, रोजगार से कामयाबी तक, अब नए वक्त पर, बरोज जुमा